सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, माधव इनका नाम है और धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडलियों पे मैंने कई बार आप लोगों का ध्यान खींचा है और बताया है कि ये लग्न जो है वो धार्मिक कृत्यों में, बुद्धिमता में, श्रेष्ठ कर्म में, सामाजिक कर्मों में अपना प्रभाव समाज को देने के लिए ज़्यादा रखता है। वो समाज से लेना कम चाहता है और उसके सही कृत्य के कारण कई बार लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। वो हमेशा सत्य बोलना चाहता है, सत्य की परिभाषा उससे शुरू होती है, उस पर जा कर के ख़त्म हो जाती है। साक्षात दार्शनिकता का बोध होता है इनके प्रत्येक जो है वो मंतव्य से, वक्तव्य से, वक्तव्य से। ये चीज़ हुई। एक बात जो बड़ी विचारणीय है कि कई बार हमारा मन बहुत ही जल्दी प्रभावित होने लगता है परिस्थितियों से। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, विचार करके देखिए। मैं जब इंटरनेट पे जब कभी देखता हूँ तो मैं भी हूँ, बाकी के अन्य लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे, पर उसमें से आप शांत कितने हैं? आपके अंदर कितनी शांति है? वो भूचाल जो आप दुनिया में देख रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, संतों के बीच में हो, राजनीतिक लोगों में हो, व्यावसायिक लोगों में हो, बड़े बड़े लोगों में हो, बड़े मतलब मैं आगे तो मैं आगे, सब एक दूसरे को खींच करके अपना मंत्र और जो है वो प्रभाव सिद्ध करना चाहते हैं। पर सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ वही है जो ये जान जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे किसी से कंपटीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। रणछोड़ बनने का मतलब ये नहीं था कि भगवान डरपोक थे, नहीं। वहाँ पे उनको रण के छोड़ने का अर्थ ये था, उनके रण छोड़ बनने का अर्थ ये था कि परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति रणछोड़ बन गया, परमात्मा रणछोड़ बन गए। पर वस्तुतः वो उनका वो छोड़ना भी लोगों के लिए पूजनीय बन गया, है कि नहीं बात? वो उनका छोड़ना भी लोगों के लिए पूजनीय बन गया। तो हम क्यों नहीं छोड़ते? विचार करिए। हम छोड़ते नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम छोड़ना नहीं चाहते और मजबूती से पकड़ करके बैठे हैं। चाहे वो अपने सिंहासन की बात हो, चाहे अपना प्रभाव हो, चाहे समाज में दबदबा हो, चाहे अपनी गद्दी हो, चाहे अपनी राजगद्दी हो। एक और भी बड़ी अद्भुत बात, मैंने यहाँ नवांश बनाया है, यहाँ लग्न बनाया है और यहाँ सप्तमांश बनाया है। मेरा उद्देश्य इस कुंडली में आप लोगों को ये दिखाने का है। आप अगर इत्मीनान से बैठेंगे तो आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा, अगर जल्दबाजी में है तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और निश्चित रूप से आप लोगों को, जो कई दर्शक जो हैं वो मेरे, वो बड़े प्रबुद्ध हैं और वो उस तरीके के दर्शक हैं जो वास्तव में कुंडली देखना चाहते हैं। मैं 2 मिनट का कार्यक्रम नहीं बनाना चाहता और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है। इसी वजह से शायद शॉर्ट्स में मेरे मन थोड़े कम जाते हैं, नहीं बनाता। आप छोटा ना हो, विस्तार आवश्यक है। तो कन्या लग्न का नवांश बनेगा, लग्न बना धनु का, और सप्तमांश मैंने यहाँ पे इनकी संतति को दिखाने का प्रयास किया है और ये कैसे संतान साबित हुए हैं ये दिखाने का प्रयास किया है। इनकी संतति इनके लिए कैसी रहेगी ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ लग्न कुंडली व्यक्ति को मैंने उसको जो है वो मिनिमाइज किया है और नवांश कुंडली को ज़्यादा आगे रखा है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले नवांश की परिभाषा ये दिमाग में रखनी होगी कि नवांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कई बार जब आप देखते हैं तो लग्न कुंडली में जो बैठे ग्रह हैं और जो नवांश कुंडली में बैठे ग्रह हैं, उन दोनों में साम्य नहीं दिखता। मतलब वो कई बार बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन में आप व्यक्ति को डाल देता है कि मेरा लग्न बढ़िया बना है या नवांश बढ़िया बना है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य लग्न कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं और नवांश कुंडली में जाकर के वो बड़े परिपक्व देखे जाने लगते हैं, मतलब वो अच्छे हो जाते हैं। जैसे अच्छे कहने का मतलब है कि वो केंद्र के अधिपति हुए और त्रिकोण में बैठ गए, या त्रिकोण के अधिपति हुए और केंद्र में बैठ गए। केंद्र मतलब ये, यहाँ, यहाँ और ये, और त्रिकोण मतलब ये नवम और ये पंचम भाव, ये त्रिकोण कहे जाते हैं। तो अगर इनमें उनकी राशि बन गई, मतलब 5 नंबर या तो केंद्र में बन गया किसी भाव में या त्रिकोण में, दोनों में से किसी एक भाव में, और बैठ भी गए सूर्य यहीं पे, या तो चारों घर में यहाँ पे, या तो यहाँ, या तो यहाँ, उदाहरण स्वरूप। तो अगर ये बात होगी तो पूर्णतया ये बात कही जा सकती है कि हाँ, व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छे हो रहे हैं। अब ये अच्छे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जो है वो भाव भी अच्छे पकड़ रहे हैं और बैठे भी अच्छे हैं। इससे आप इस बात की तुलना कर सकते हैं या फिर
निर्णय ले सकते हैं, चुरा सकते हैं, फलादेश में जा सकते हैं कि उसकी स्थिति जो है वो अच्छी है। ठीक उसी तरीके से आपके लग्न कुंडली का वो कौन सा भाव है जो नवांश कुंडली का लग्न में जा रहा है, नवांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है। तो यहाँ का दशम भाव, जहाँ आपके दशम लग्न कुंडली में भद्र योग यहाँ दशम भाव में लगा है, भद्र योग दशम भाव में लगेगा। इसका मतलब है कि आप जब इसकी तुलना करते हैं तो लाभ भाव में स्वग्रही शुक्र, भाग्य भाव में स्वग्रही सूर्य, दशम भाव में स्वग्रही बुध, चंद्रमा दिग्बली, गुरु अपनी राशि की तरफ या फिर छठवें तीसरे भाव में थोड़े कमजोर, शनि अपनी राशि के, मंगल थोड़े कमजोर, पर नवांश कुंडली में वो मंगल अपनी राशि के, यानी कि मंगल भी एक्टिव हो गए और अच्छे हो गए। सूर्य तो अपनी राशि के हैं ही। अब विचारणीय बात ये होगी कि मेरा कौन सा वर्ग चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित कर रहा है। तो इसमें आप विचार करिए कि कई बार लग्न कुंडली में, अब जैसे दशा इनकी कुंडली में चंद्रमा की अगर चलेगी, ध्यान से समझने की बात है, अगर दशा चंद्रमा की चली जो आपके लग्न कुंडली का अष्टमेश है और ये अंतिम चरण में है, 2023 के 9वें महीने में ये चरण अब खत्म हो जाए, अब आएंगे मंगल, तो धनु लग्न की कुंडली के लिए मंगल पंचमेश होते हैं और यहाँ पे वो लग्नेश हो जाते हैं। यहाँ वो सप्तम भाव में बैठे पंचम भाव के अधिपति होकर के नीचाभिलाषी होने से कई बार गड़बड़ी पैदा करेंगे, लेकिन डिग्री में 21 डिग्री के हैं और राशि है मिथुन की। इस वजह से जो उनका होरा चार्ट बनेगा, जो वो चंद्र के होरा में चले जाएंगे, होरा चार्ट में वो चंद्रमा के होरा में जाएंगे, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में और उसके सामाजिक यश मान पद प्रतिष्ठा में सकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा आगे जो मंगल की दशा है उसमें, क्योंकि यहां भी मंगल अपनी राशि के हैं। शनि के साथ बैठ करके वो कई बार इस दशा काल को लेकर के, जैसे ही मंगल की दशा आएगी, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, कोई भी ग्रह जब आता है, महादशा बहुत बड़ी बदलने वाली है। जैसे लग्न में, लग्न कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति में अगर आपकी कुंडली में वो दशा एक्टिव होने वाली है, जैसे मंगल 2 महीने बाद आने वाले हैं, चंद्रमा 3 महीने बाद आने वाले हैं, तो महादशा अगर बदलने वाली होती है तो उस ग्रह का सुगंध और दुर्गंध व्यक्ति को मिलने लगता है। वो ग्रह अपना प्रभाव छोड़ता है या देता है या छोड़ते छोड़ते जाता है। तो यही अवस्था मंगल की है। मतलब मंगल जो हैं वो नवांश कुंडली में अपनी राशि के बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं जो कि प्रतियोगिता या शत्रु भाव का अधिपति है। यहाँ शनि और मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव पे होगा। कुटुंब जनों के कारण व्यक्ति का मन विक्षोभ में जाएगा। ये पहली बात, मंगल की दशा की बात करें तो ये उसका ही प्रभाव हो सकता है कि व्यक्ति को कुटुंबजनों से कई बार वैर विरोध की भावनाओं में प्रबलता बढ़ेगी। इस वजह से हमें वहां पे सावधान होने की आवश्यकता होगी। और ये लग्न में जो आप जब देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब लग्न कुंडली की बात करेंगे तो लग्न कुंडली में बुध के ठीक पीछे सूर्य बैठे हैं। ये विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति को बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपनी अपनी राशियों के हैं। और यहाँ का जो दशम भाव का अधिपति हो रहा है वो आपकी कुंडली का लग्नेश हो रहा है, नवांश कुंडली का लग्नेश। और वो लग्न के अधिपति होकर के विदेश भाव में बैठे सूर्य की राशि में, जहां के अधिपति सूर्य आपकी कुंडली में कहां बैठे, चतुर्थ भाव में। मतलब वो 12वें भाव के अधिपति होकर के अगर चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को बाहर से तो देखने में अच्छा लगे, पर कई बार घर के आंतरिक कलह से वो जूझता रहता है, जिसमें कई बार वो स्वयं नहीं होता। मतलब ना तो उसका पुत्र होता है, ना तो उसकी पत्नी होती है, वो स्वयं कभी भी नहीं होता, स्वयं का प्रतिबिंब भी नहीं होता, मतलब पत्नी या बच्चे नहीं होते। लेकिन हाँ, उसका कुटुंब हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे, कुटुंब भाव पे जा रही है। और गौर करिए तो एकादशवां भाव जो बड़ा होता है, जो बड़े भाई या बड़े लोग होते हैं, उस भाव का अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, नीच का, राहु के संग। मतलब वो तिकड़मी और तिकड़मबाज, भेद पता लगाने के लिए उत्सुक, कमजोरी जानने के लिए बेचैन और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए हमेशा ही अग्रसर। क्योंकि ये एकादशवां भाव जो है वो नीच का हुआ, राहु से प्रभावित। इस भाव के अधिपति जो है वो मंगल जैसे इस कुंडली के एक ऐसे ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं जो इस कुंडली में हमेशा जातक को मेहनत करवाए। ऐसा संभव है, पर वो धन के मामले में दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन समस्या कहाँ पैदा हो सकती है, समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि यहाँ जा रही है। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सावधान होने की आवश्यकता है। हमने जो अभी तक इकट्ठा किया है उसको संरक्षित कैसे करना है, हमारे द्वारा उपार्जित धन और उस पर किसी का हस्तक्षेप न हो,
इसका ख्याल रखना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो, इसका वसीयतनामा तैयार कर लेना चाहिए। और मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पे, राहु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति का कम्युनिकेशन कभी भी नुकसान में नहीं रहे, ये भी दिखा रही है, क्योंकि मंगल की ये अपनी राशि है तो मंगल का प्रभाव नवांश कुंडली के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मंगल आपके जो है वो दैनिक जीवन को ऐसे प्रभावित कर सकते हैं। सतर्क होना यहाँ से आवश्यक होगा। अब आप इनकी कुंडली में और भी बहुत अच्छी चीज़ बता दूं तो ये कुंडली बहुत ही शुद्ध होती है। धनु लग्न की कुंडली कमज़ोर नहीं होती। लग्नेश जो हैं वो जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे, और लग्न के अधिपति जब तृतीय भाव में बैठेंगे, और वस्तुतः वो बहुत अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं। तृतीय भाव में गुरु का रहना बहुत अच्छा होता भी नहीं है। कुंभ राशि में अगर शनि निकटस्थ यहाँ नहीं बैठे होते तो ये और भी ज़्यादा गुरु को कमज़ोरी मिल जाती, और व्यक्ति का जो एक्स्ट्रा लार्ज जो एक प्रभाव होता है समाज में, लोगों में, और अपना कम्युनिकेशन जो होता है वो बड़ा अच्छा और अद्भुत और भी बनता है, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में बैठ रहे हैं और यहाँ से बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं। गुरु और सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को चारित्रिक रूप से इतना मजबूत और कद्दावार बना देता है कि वकील की तरह जज जो होता है वो जिरह करने वाला और कभी भी तर्क में हारने वाला नहीं होता। मीठी वाणी, बुद्धिमता से युक्त बातें करने वाला, गंभीरतम और मंत्रों का, विधियों का, शास्त्रों का, पुराणों का जानकार होता है, और उनके ही सहारे, उनके ही बल पे व्यक्ति का धन आगमन का क्षेत्र भी बनता है। सामाजिक उत्थान और सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति की रसता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ सूर्य और बुध का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। अगर यही बुध के ठीक आगे सूर्य हो जाते तो शायद ये धार्मिक और गुरु का जो प्रभाव है सूर्य वाला, ये उतना नहीं रहता, लेकिन बुध से ठीक नीचे जो सूर्य बैठे हैं पीछे, ये व्यक्ति के जीवन में आजीवन की बात करता हूँ, हमेशा कभी भी कष्ट ना मिलने का संयोग पैदा करेंगे, कभी भी कष्ट ना मिलने का संयोग पैदा करेंगे, और चारित्रिक रूप से व्यक्ति कभी भी किसी के द्वारा हंता या किसी का हंता नहीं होता, किसी का शिकार नहीं होता, कोई भी लांछन ना लगा सके। सुंदर चेहरे से इसका शरीर हमेशा ही सुशोभित रहता है। उसके बाद यहाँ नवांश कुंडली में शनि मंगल का बैठना, जहाँ नीच के शनि और उनका नीच भंग, वहाँ 17 डिग्री के शनि हैं और 13 डिग्री के मंगल हैं। थोड़े पीछे हैं, लेकिन फिर भी वक्री शनि जो है वो 17 डिग्री के, मैं समझता हूँ कि थोड़े से शिफ्ट होंगे अवश्य ही। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के दैनिक चर्या को जरूर ही संभालने की आवश्यकता है। दिनचर्या गलत और गड़बड़ ना हो, मतलब नियम से जागना और नियम से अपनी गतिविधियों को संरक्षित करके रखना, उनके मूल्यों को जिम्मेदार बना करके रखना, ये बात आवश्यक होगी। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, वस्तुतः कुटुंब भाव आपकी कुंडली में चाहे कितना भी बेचैन करे आपको, पर निश्चित रूप से जीत आप ही की होगी, क्योंकि शनि उच्च के यहाँ दृष्टि को देखेंगे, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए साहसी ग्रह होते हैं, जो पराक्रम भाव के अधिपति होकर के। हालांकि जो समस्या पैदा होगी ये मंगल की दशा में, वो इसलिए भी होगी क्योंकि मंगल तीसरे भाव के अधिपति होकर के आपकी समस्या को बढ़ा ही रहे हैं। इस कुंडली के लिए, कन्या राशि की कुंडली के लिए 6वें भाव के अधिपति के साथ मंगल का जाना हो रहा है। गौर से, मंगल जो है वो 6वें भाव के अधिपति शनि के साथ जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें निश्चित रूप से इस दशा काल में अपने आप को किस तरीके से सुरक्षा का प्रबंध अपना करना होगा, इस पे ध्यान ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता है। नहीं तो उन लोगों का प्रभाव या उन लोगों के प्रभाव से कई बार मन कुपित और कुंठित होने लगता है। इस बात पे जरूर ही ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पे ये बात मैंने जो बताई कि राहु इस भाव को भी देख रहे हैं और इस भाव के अधिपति को प्रभावित भी कर रहे हैं, और यहाँ पे तीसरे भाव के चंद्रमा आपके कम्युनिकेशन से, बड़े लोगों के संपर्क से, नेता से, बड़े राजनीतिज्ञों से, बड़े बड़े जो लोग होते हैं पदस्थ अधिकारियों से आपको हमेशा लाभ का संकेत मिलता रहेगा। ये कभी भी आपके विपक्ष में नहीं होंगे, जनता आपके पक्ष में हमेशा रहेगी, और लोगों का सामंजस्य आपके साथ बहुत ही अश्रुपूर्वक बना रहता है। बहुत ही अश्रुपूर्ण संबंध होते हैं, जहाँ इमोशनल जो है वो कनेक्टिविटी व्यक्ति की हमेशा देखी जाती है। क्लियर है ये? नवमांश कुंडली में लग्न का जो है वो जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति का 12वें जाना और उस भाव के अधिपति का 4th में आना थोड़ा कमज़ोर होगा। हालांकि मित्रवत बैठे हैं, क्योंकि इस भाव के अधिपति यहाँ नीच के हैं, जिसका नीच भंग जन्म कुंडली में नहीं हो रहा है। हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक अवश्य होगी। जैसे आप विचार करें तो लग्न के अधिपति का 12वें जाना, व्यक्ति विदेश प्रवास, विदेशों से धन कमाए, और साथ ही साथ कई बार
और उसका जो सुख होता है वो कई बार किसी दूसरे के लिए नहीं होता, या किसी दूसरे के यहाँ गिरवी नहीं होती। उसका सुख उसके पास ही होता है और वो अपने हिसाब से ही काम करना पसंद करता है। भले ही किसी दूसरे को ज्ञान दे दे, पर वो ज्ञान किसी दूसरे के द्वारा उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो स्वयं ही समाज का सबसे बड़ा और उच्चतम पदस्थ अधिकारी होता है। ये बुद्ध के यहाँ से यहाँ जाने का प्रभाव बता रहा हूँ। नवमांश कुंडली में धन भाव के अधिपति यहाँ जा रहे हैं, और मित्र की राशि में जहाँ से इनको कोई बल नहीं मिल रहा, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बुध से देखे जा रहे हैं, तो बुध और शुक्र का जो प्रभाव होगा वो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। हाँ, यहाँ पे बुध और चंद्रमा देखिए एक दूसरे से केंद्र में है, ये बहुत अच्छे नहीं होते। आप जब ज्योतिष के तथ्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बड़ी अच्छी बात दिखेगी कि बुध और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं, मुझे बहुत क्रोध आता है अपने ही बालों पे जब ये सामने लटकने लगते हैं। तो ये बोल रहा हूँ कि बुध और चंद्रमा जब एक दूसरे के बिल्कुल चतुर्थ में चले जाते हैं तो ये कई बार कम लाभदायक हो जाते हैं, उतने लाभदायक नहीं होते जितना इनको होना चाहिए। आप विचार करिए कि दो किन किन भावों के अधिपति केंद्र में आ रहे हैं। यहाँ बुध जो है वो जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति होकर के व्यय कर रहे हैं, लेकिन अपने भाव से ठीक पीछे गए हैं। और यहाँ से और लाभ भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त, यानी कि लग्न और लाभ के अधिपति एक दूसरे से केंद्र के संबंध में जा रहे हैं, और उस पे मंगल का प्रभाव मंगल ने यहाँ भी देखा है। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ भी है, और मंगल की दृष्टि इस भाव के अधिपति पे भी है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ, और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे। इसका मतलब ये होगा कि अगर एकादशवें भाव के अधिपति बुध से केंद्र में और मंगल से दृष्ट, राहु के साथ और गुरु से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, एक शुभ ग्रह से केंद्र में, ये स्थिति व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करेगी और कई बार उसको डराएगी कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, मेरे बड़े भाई मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर देंगे, मेरा कुटुंब मुझे त्याग तो नहीं देगा, और कई बार मैं इन लोगों से हार तो नहीं जाऊंगा। हालांकि इन सब चीज़ों से जब आप सप्तमांश कुंडली को देखते हैं तो यह राहु मेष राशि का बहुत ही जबरदस्त बैठा हुआ है, और यहाँ पे शुक्र मित्र की राशि में, और यहाँ के अधिपति शनि जन्म कुंडली में जो है वो 6वें भाव में जा रहे हैं उच्चाभिलाषी होकर के। गुरु जो है वो शुक्र के साथ केंद्र में, राहु बब्बर और निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा मायावी, जहाँ आपको अगर कभी भी आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से आप अपने पुत्र की शरणागति धारण कर सकते हैं। जहाँ पे सुख भाव का अधिपति या सप्तम भाव का अधिपति या सुख भाव का अधिपति चंद्रमा त्रिकोण में, गुरु से दृष्ट, और सुख सप्तम भाव, सुख का सुख यानी कि सप्तम भाव का अधिपति केंद्र में, गुरु से केंद्र में, लग्न से केंद्र में, और अपने भाव से केंद्र में। ये जो आप अगर इनडायरेक्ट वे में अपनी कुंडली से अपने पुत्र की कुंडली को जानना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का D7 चार्ट देखना चाहिए, जहां लग्न में राहु और गुरु उसको बहुत ज़्यादा अनियंत्रित या एक ऐसा बादशाह बना देते हैं जिस पे किसी की भी नहीं चलती है। हाँ, निश्चित रूप से वो अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा जो है वो कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस रख के आगे बढ़ने वाला होता है, उसके लिए कर्म ही सब कुछ हो जाता है ऐसा। या कई बार वो इतना ज़्यादा मजबूत शक्ति के साथ किसी भी बिंदु पे स्थापित होता है कि जहाँ से उसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेष के गुरु और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही, जहाँ व्यक्ति जो है वो उसका मास वोट है, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि चाहे आप हों चाहे आपकी संतति, वो जहाँ कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो उसकी स्थिति कभी भी कमज़ोर नहीं होगी, और निश्चित रूप से वो जो प्रभाव होगा वो सबके लिए बड़ा ही प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल होता है, और समाज का अंतिम वर्ग भी उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है। ये बात है। लग्नेश स्वग्रही गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, और पंचम भाव में बुध यहाँ जो बैठे हैं अकेले, यहाँ के अधिपति सूर्य इसको देख रहे हैं। अब एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ, सप्तमांश कुंडली का पंचम भाव अगर एक्टिव हो और वहाँ पे कोई भी शुभग्रह बैठा हो तो यकीनन ये भरोसे के साथ ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति स्वयं भी और व्यक्ति की संतति दोनों ही समाज के पुरोधा के स्वरूप हो जाते हैं, या फिर वो अपने संतति के कारण या व्यक्ति स्वयं भी अपने ही कारण अपने पिता का मान बढ़ाता है, और उसकी संतति भी ठीक उसी तरीके से उसी का पद जो है वो अनुसरण करती है।
या कई बार तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब पंचम भाव को देखेगा और बुध जैसा ग्रह जो जन्म कुंडली में इतना बड़ा कम्युनिकेशन का ये भाव है ना, तीसरा भाव, तो यहाँ के अधिपति होकर के बैठेंगे, विलंब से हो सकता है कि संतति की प्राप्ति हो, संभव है, हालांकि ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन संतति निश्चित रूप से गरिमामयी होती है। ये ऐसा होता है, व्यक्ति स्वयं भी होता है और वो उसकी संतति भी कई बार ऐसी ही होती है। तो निश्चित रूप से एक संततिवान होने का योग यहाँ लगेगा और वहाँ पे कई तरीके के लाभ होंगे। अब एक बात और भी है जहाँ से आप और भी ज़्यादा गंभीरता से अपने लोगों को समझते हैं। आपकी कुंडली में एक नवम भाव के जो अधिपति हैं शुक्र, वो छठवें में जा रहे हैं। यहाँ से कई बार आप कुछ ऐसे रिश्तों को समझने का प्रयास करते हैं नवम भाव से जो आपको समझ में नहीं आते, और वो आपके मतलब जो है वो घाव स्वरूप होते हैं, जो ना तो आप उसको काट सकते हैं और ना तो उनको निगल सकते हैं, ना तो कुछ भी नहीं उनका होता। ये आपकी कुंडली में कुछ ऐसे रिश्ते जीवन में जरूर होंगे जिनका कभी भी कुछ होगा नहीं, वो यथावत ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, गारंटी से एक बात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपके लग्न और नवांश या नवांश या लग्न या नवांश या जो भी कहें, ये सारी कुंडली देख करके नक्षत्रों के बेस पे, जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपका लग्न बना हुआ है, चंद्रमा की जो स्थिति है, गुरु का प्रभाव श्रवण नक्षत्र का नवांश कुंडली में जो बन रहा है, आदि आदि चीज़ें मैंने जितनी भी देखी हैं, उसके आधार पर मैं एक निर्णय अंतिम बिंदु पे जाकर के देख सकता हूँ या दे सकता हूँ कि व्यक्ति के अंतिम स्थिति में जब वो व्यक्ति सैया सुख ले रहा होता है, सैया का सुख भोगता है या अंतिम गति को जब प्राप्त करने चलता है, तब उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है जहां वो किसी भी तरीके से झंझट से मुक्त हो जाता है और उसके ही लोग उसके पास आकर के उससे क्षमा याचना करके रो करके चले जाते हैं। ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। सप्तमांश कुंडली मैंने बताया जिस तरीके से कि गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव और पंचम भाव पे है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे मतलब आप अपने संतान को लेकर के और संतति को लेकर के बिल्कुल ही निश्चिंत हो सकते हैं। यहाँ लग्न कुंडली जो बनी है, यहाँ पे आप हमेशा इस बात की तुलना कर सकते हैं कि लग्न कुंडली का लग्नेश अगर तृतीय भाव में बैठा और यहाँ वो चतुर्थ भाव का अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठ रहा है, यहाँ वो शत्रु की राशि में था और यहाँ वो नीच का हो रहा है। शनि की दृष्टि उसको प्राप्त अवश्य होगी, जिसके कारण पंचम भाव का सारा शोक नष्ट हो जाएगा। और यहाँ इसके ठीक पीछे सूर्य का बैठना आपको हमेशा ही साहस, बल और ढाढ़स देते रहेंगे। या किसी भी भाव के पीछे अगर आप जब देखेंगे तो इस भाव के ठीक पीछे सूर्य बैठे, गुरु जो आपकी कुंडली के लग्नेश हैं वो यहाँ पंचम भाव में आ रहे हैं अकेले, और पीछे सूर्य और आगे शुक्र को रख रहे हैं। ये शुक्र कौन है? आपकी कुंडली का धनेश। इस आधार पे ये बात दिखेगी कि व्यक्ति की कुंडली में वो कुटुंबजनों के कारण कई बार कोर्ट केस कचहरी आदि का चक्कर लगाता हुआ भी फिरेगा। और अब जो स्थिति आ रही है आपकी कुंडली में वो निर्णय की स्थिति होगी। ये मंगल की ही दशा निर्णायक स्थितियों को का उद्घाटन करवा सकती है, जहां आप कई बार इसमें से कुछ निर्णय जीतेंगे और कुछ निर्णय आपके पक्ष में भी आएंगे। ये बात भी है। हालांकि एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में ये जो शुक्र का प्रभाव होगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेहनत करवाने के बाद। और यहाँ पे इस भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से हमें सतर्क निश्चित रूप से रहना रहेगा। और एक बात जो आपके अंदर की सबसे अच्छी बात है, ये सूर्य और बुध का एक दूसरे से आगे पीछे होना, ये वैशी योग का निर्माण करेंगे। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने किसी भी तर्क से कभी हारेगा नहीं और उसको कभी भी तर्क प्रस्तुत करने में कभी भी किसी से झिझक नहीं रखनी चाहिए, और वो है भी नहीं। व्यक्ति कभी किसी से डरे नहीं, न्यायालय में हो, उच्च न्यायालय में हो, उच्चतम न्यायालय में, जहां भी हो, किसी भी समाज का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उसकी पहचान ना हो, और निश्चित रूप से उसका लाभ उसको हमेशा मिलता रहता है। और जब कहीं से बात ना बने तो आपका पुत्र आपके साथ खड़ा हो सकता है। एक स्थिति ऐसी स्थिति बन रही। दूसरा कि ये जो स्थिति यहाँ पे चंद्रमा की बन रही है, मेंटल पीस का ये भाव है। आपको इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली का जो चंद्रमा होगा, मैं निश्चित रूप से इतनी बात कह सकता हूँ कि चंद्रमा कमज़ोर नहीं है। चंद्रमा दिग्बली होकर के लग्न कुंडली में बैठे और अवस्था भी उनकी ठीक है, डिग्री के हिसाब से भी वो जो हैं वो बड़े अच्छे बैठे हैं, 15 डिग्री के हैं, युवावस्था का बल है उनके पास। और आपकी कुंडली में वो कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के होंगे। तो कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो वैसे ही बहुत ही व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का हृदय क्षेत्र और व्यक्ति का हृदय विशाल होता है। साधु संत सन्यासी के सदृश जीवन जीने वाला होता है और ऐश्वर्य के उस जो है वो सुख पे होता है जहाँ उसका मन ही सर्वोच्च होता है, जहाँ उसके मन की बात ही सभी करते हैं और उसको वही पसंद भी है। मैंने क्या बात कही कि दूसरे को देना उसे अच्छा लगता है पर स्वीकार करना उसे अच्छा नहीं लगता।
उसे कई बार ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी कि कोई मुझे आकर के ज्ञान दे करके चला जाए। बहुत कम लोगों के मुंह से वो सुनना चाहता है जिसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानता हो, ऐसा। तो ये बातें आपकी कुंडली में दिख रही हैं। अब मैं एक बात और भी बता दूं, इस कुंडली में आप जब यहाँ की नवमांश कुंडली में लग्न को देख रहे हैं तो 12वें धन भाव के अधिपति, तीसरे पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ गए, यहाँ। ये आपकी समस्या बढ़ाएंगे, इस वजह से हमें सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए मंगल की दशा भर के लिए। चतुर्थ भाव के अधिपति नीच के, पर एक बात कहूँगा कि शनि की दृष्टि पड़ रही है। वैसे यहाँ के अधिपति भी नीच में ही है जिनका नीचभंग हुआ है, तो मैं ये बात अवश्य कह सकता हूँ कि कई बार जब पंचम भाव के अधिपति नीच के होंगे नवमांश कुंडली में, तो ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन हाँ निश्चित रूप से आपको सावधान अवश्य करना चाहते हैं। ये सूर्य आपके कई बार बाह्य जगत को बहुत अच्छा और सुलभ और सामाजिक जगत को बहुत अच्छा बना रहे हैं, पर आंतरिक रूप से ये कई बार मतभेद पैदा कर रहे हैं। इसको इनकाउंटर करने की आवश्यकता होगी और उसको कैसे ठीक किया जाए इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नवमांश कुंडली में सूर्य पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं और लग्न जो बना है वो चित्रा का बना है, जिसका अधिपति मंगल जन्म कुंडली में कहाँ है, अष्टम भाव में। तो ये जो गड़बड़ी है वो कहीं ना कहीं आपको मजबूती भी दे रही है और गड़बड़ी भी पैदा कर रही है। वस्तुतः ये दशा जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होने वाली है और इसके किसी भी एक पक्ष को आप ना तो कमज़ोर कर सकते हैं और ना तो उसे कमज़ोरी से उसको ओवरलुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। छठवें भाव के अधिपति नीच के हैं। वस्तुतः ये स्थिति आपकी कुंडली में कई बार पेट से संबंधित समस्या भी पैदा करे, आलस्य भी बढ़ा दे और कई बार प्रमाद भी दे दे। वैसे आपकी डिग्री जो है वो चंद्रमा की अच्छी है, इस वजह से मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आने वाले समय में जो शनि की 7.5 और ढैया वगैरह का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ख़राब वाला रहेगा, ऐसा नहीं है। ये कुंडली के लिए बहुत ही सामान्य तरीके से ये दशाएं यूँ निकल जाएंगी, चाहे ढैया हो चाहे 7.5 हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं देख रहा हूँ तो शनि का प्रभाव स्वग्रही हो जा रहा है, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वो राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से बेवजह की चिंता आपके दिमाग में पैदा करते रहेंगे, पर उससे अपने आप को प्रभावित करने का कोई औचित्य नहीं है। 7वें भाव के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में गुरु नीच के हैं। इसका अर्थ ये होगा, और केतु से दृष्ट हैं तो सप्तमेश नीच के, तो हमें इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और राहु की दृष्टि भी है, इसका अर्थ होगा कि हमें अपने दैनिक जीवन को किस तरीके से ठीक करना है और निश्चित रूप से जो मुझसे लोग मिलने आ रहे हैं वो मुझसे कितना प्रभावित होकर के जा रहे हैं, मेरे आशीर्वचनों का प्रभाव उनके ऊपर कितना पड़ रहा है और मेरे अंदर वो दैवीय शक्ति जो है वो कितनी मजबूती से उपस्थित है, मेरे खुद के अंदर का दैवत्व कितना जागृत है, मेरे खुद के मंत्र इतने कितने मजबूत हुए हैं कि वो किसी को भी आशीर्वाद देने पे उस पर फलीभूत और फलादेश अच्छा करा देते हैं। निश्चित रूप से ये विचारणीय बात होगी कि जब तक आपके अंदर का दैवत्व जागृत नहीं रहेगा, वो सुसुप्त हो जाएगा, तो आपके आशीर्वचनों से कोई भी प्रभावित और उसका फल कथन गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बने, क्योंकि गुरु यहाँ नीच के होंगे तो डेली रूटीन भी खराब कर सकते हैं। यहाँ जो स्थिति बनेगी ये थोड़ी गड़बड़ वाली होगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये गुरु आप देखते हैं तो केंद्र में नहीं होते या त्रिकोण में नहीं होते और इधर कहीं इधर भी छटक करके बैठे होते तो ये और भी ज़्यादा खराब होती बात। पर मैं समझता हूँ कि वो त्रिकोण में नीच के हुए हैं तो ठीक है। यश कीर्ति मान सम्मान में कभी कभी ऐसा डर पैदा होगा कि मुझसे छिन तो नहीं जाए, मेरा ख़त्म तो नहीं हो जाए, अपने ही लोग मेरे दुश्मन तो ना बन जाएं। वो आपने गौर नहीं किया, द्वितीय भाव से ये सुख का भाव है, कुटुंब का सुख कमज़ोर है, दैनिक जीवन पे कमजोरी ना बने इसका ख्याल रखना होगा। ये कुटुंब का भाव है, यहाँ पे शनि और मंगल जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन जीत आपकी ही होगी, लेकिन इन लोगों से तकलीफें संभव हैं। 6वें भाव की स्थिति बताई मैंने, 7वें भाव की स्थिति बताई मैंने, अष्टम भाव बहुत अच्छा बना है। शनि के साथ मंगल का जाना डीप थॉट और डीप क्रिएशन और समाज को कुछ दे करके हमेशा के लिए अमरत्व की प्राप्ति कर लेना, और जब तक जीवन रहे तब तक ये लोग उनको जानते रहें और उनका नाम और यश फैलता रहे, सुयश फैलता रहे, ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ भी मंगल स्वग्रही हैं, यहाँ भी जो है वो राहु बैठा है, कर्क का राहु और शनि का प्रभाव, स्वग्रही शनि, इस भाव के अधिपति चंद्रमा गुरु की राशि में और राहु से प्रभावित। ऐसी अवस्था में व्यक्ति वो तक देख लेता है जो कई बार सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाते, और उसका जो प्रभाव होता है वो कभी भी समाज के लिए निंदनीय नहीं होता, हमेशा ही सुपात्र बन करके उसके जीवन की नैया पार हो जाती है। 9वें भाव में केतु धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, हुमाद और कितने प्रकार के धार्मिक प्रकल्पों का संचालन करने वाला
बेहतर एक सुदृढ़ मानसिकता का व्यक्ति बना दे। इतना अनुभव है कि उसके पास लोग अनुभव मांगने के लिए आते हैं। वही है केतु, और आपकी कुंडली के धर्म भाव में बैठे हैं नवमांश कुंडली में। वृषभ के केतु हैं, जहां चंद्रमा और केतु का प्रभाव, उच्च की दृष्टि से चंद्रमा देखेंगे, और यहाँ के अधिपति शुक्र उच्चाभिलाषी। हालांकि ये थोड़े से प्रतियोगिता में हैं, पर यहाँ पे वो खराब नहीं होंगे। निश्चित रूप से यही है जो आपके अधिकारों को हमेशा ही जीवंत करेगा और आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। मैंने एक सूत्र करके बताई थी बात कि छठवें भाव के अधिपति का संबंध अगर नवम भाव से बन जाए, या नवम भाव का संबंध अगर छठवें भाव से बन जाए, तो व्यक्ति के अधिकारों पर कोई भी अध्याय आरोपित नहीं होता, और उसका अधिकार हमेशा ही जीवंत होता है, और कभी भी व्यक्ति किसी से हारता नहीं है। ये सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहा है। सिर्फ आप लग्न कुंडली में ऐसा देख करके और नवांश कुंडली में ऐसा देख करके कि नहीं ये ग्रह नीच का हो गया, परतंत्र हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं बैठा है, आप चंद्रमा की दृष्टि को अच्छा कहेंगे, आप सूर्य की दृष्टि को यहाँ के लिए अच्छा कहेंगे, आप बुध का यहाँ जाना अच्छा ही होगा, यहाँ गुरु का प्रभाव त्रिकोण में होना अच्छा होगा, यहाँ शुक्र का प्रभाव अच्छा बताया, शनि और मंगल कैसे प्रभावित कर रहे हैं द्वितीय भाव को, ये अच्छा होगा। आपको सामने से जो चीज़ें कई बार दिखती हैं वो पीछे उसके बहुत सारे तर्क छुपे होते हैं, जिसको कई बार एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण और संयंत्र से ही देखा जा सकता है। आप अगर विचार करें तो चंद्रमा ज्येष्ठा का नवमांश कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, और बुध जो है वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं। चंद्रमा ज्येष्ठा मतलब बुध का नक्षत्र, और बुध और चंद्रमा का संबंध एकदम दोनों का केंद्र में बना। आपको अपने निर्णय पे किस तरीके से मजबूती से उपस्थित होना है, इस बात पे गौर करने की बात है। और गुरु जो बैठे हैं श्रवण नक्षत्र के बैठ करके आपके जीवन में अतुलनीय योगदान समाज के लिए देने वाला बना देते हैं। व्यक्ति का योग इतना होता है कि कितना भी घटा लो, कुछ ना कुछ शेष समाज में रह ही जाता है, कोई ना कोई निशानी बनी रहती है। मंगल भरणी नक्षत्र के, अब ये अवस्था जो है वो व्यक्ति को कभी भी छोड़ने वाली नहीं होती, व्यक्ति कभी भी छोड़ता नहीं है, चिपका हुआ रहता है। इससे मुक्ति कैसे संभव है, इस बात पे विचार की आवश्यकता है। और शनि भी भरणी के बैठे हैं, वस्तुतः वही जो है वो आपके जीवन में दाम्पत्य का रस, संतान का रस और समाज के प्रत्येक वर्ग से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा होता है। क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ होगी ना, और यहाँ के अधिपति 12 हैं, तो ये जो प्रभाव है वो व्यक्ति को सुसुरसा के क्षेत्र में, लग्न का अधिपति सुसुरसा के क्षेत्र में गया है, सेवा भाव में। तो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए और अपने लिए जब भी बचाएगा, पर वो लोगों को दिखेगा नहीं। अपने लिए जब भी बचाए, पर वो लोगों को दिखेगा नहीं। वो सिर्फ वही जानता है कि उसके पास कितने जो है वो संचित धन है, और कोई नहीं जानता। आसपास के लोग आपसे जलेंगे, भूनेंगे, जो भी उनको करना होगा वो करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ पे नीच का, और यहाँ पंचमेश जो है वो जन्म कुंडली में सूर्य गुरु जो चंद्रमा पर मंगल बन रहा है वो नीचा विलासी है। तो आपकी कुंडली का यहाँ पे पंचम भाव खराब हो रहा है, यहाँ पे पंचम भाव थोड़ा कमज़ोर अवश्य होगा, क्योंकि नीच के बैठे हैं तो अवश्य ही थोड़े बहुत दिक्कत से देंगे। यहाँ पे पंचमेश नीचा विलासी, मतलब जिस भाव का अधिपति अगर नीचा विलासी होने लगता हो तो निश्चित रूप से वो भाव कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इस भाव का अधिपति मंगल जहाँ बैठा है, जैसे इस भाव के अधिपति मंगल जहाँ बैठे हैं, उस भाव का अधिपति बुध इससे केंद्र में, और इस भाव से केंद्र में इस भाव के अधिपति जहाँ मंगल बैठे हैं उससे चंद्रमा केंद्र में। और विचार करिए तो इस भाव के अधिपति जहाँ हैं, जैसे आपकी कुंडली में जो मंगल हैं वो पंचम अपने भाव से 3 घर आगे, तो ये पापक ग्रह की राशि यहाँ बनी है, और पापक ग्रह की राशि में पापक ग्रह का भाव फल अगर यहाँ पे का अधिपति 3 घर आगे बैठेगा तो इस भाव की वृद्धि कर देगा। वो जलने वाला जलता रहे, डरने वाला डरता रहे, डराने वाला डराता रहे, आपका काम यूं बनता जाता है, क्योंकि इस भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है। ये है बात। यहाँ पे आप जब विचार करते हैं तो इस भाव का अधिपति घूम करके अपनी दृष्टि से इस भाव की सुरक्षा बढ़ा देता है कि नहीं बात। और इस भाव के ठीक आगे शुक्र जैसा ग्रह इस भाव के धन फल की वृद्धि कर रहा है, और इस भाव के ठीक पीछे सूर्य जैसा ग्रह आपकी कुंडली के यश और कीर्ति की सुरक्षा करेगा। इस भाव से ठीक 3 घर पीछे राहु बैठे हैं, जो इस भाव की सुरक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और इस भाव के ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि गुरु का प्रभाव वो आपके सामने आ करके कभी भी विरोध नहीं करेंगे। जो भी आपके विरोधी होंगे उनका षड्यंत्र जो है वो पीठ पीछे ही रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कुछ मामलों में ये बात यहाँ पे। और केतु की दृष्टि आपका मंत्र, आपका जप, आपका नाम जप आपको बल दे सकता है। इतनी सारी बातें मैंने बताई। अब जब यहाँ पे देखते हैं
तो छठवें भाव के अधिपति नीच के, इस वजह से उन लोगों को एक स्पेस मिल जाता है कि हाँ मैं आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता हूँ या आपके खिलाफ मेरी कोई नाराज़गी रहेगी, पर मंगल यहाँ बैठे हैं उसको टैकल करेंगे और निश्चित रूप से ये पक्ष आपके पक्ष में ही आएगा। और ये जितने भी वाद विवाद के योग बने हैं वो सब मंगल के ही इसी दशा काल में निश्चित रूप से सारे खत्म हो जाएंगे। पर राहु की दशा जब आएगी तो जो मैं स्थिति राहु की देख रहा हूँ उसके आधार पर उसमें और भी ज़्यादा अशुभ परिणाम शुरू में देखने को मिलेंगे, पर वो आपको निर्णय पक्का और पक्के तौर पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। क्योंकि मैं जो स्थिति राहु की देख रहा हूँ उसके आधार पर मैं यही निर्णय दूंगा कि ये राहु और ये मंगल, ये दोनों ही दशाएं आपके जीवन के लिए लाभदायक और समुचित रहने वाली हैं, अच्छी रहने वाली हैं, बेहतर रहने वाली हैं। क्योंकि राहु भी आपकी कुंडली में यहाँ तीसरे भाव में अगर वो मंगल से दृष्ट नहीं होते तो और भी ज़्यादा खतरनाक और ख़राब हो सकते थे। लेकिन इस भाव का अधिपति अगर राहु को देख रहा हो और इस भाव से केंद्र में एक शुभग्रह बैठा हो, इस भाव से केंद्र में 2 शुभग्रह बैठे हों, यहाँ भी बैठे हों, और इस भाव से केंद्र में एक दूसरा शुभग्रह बैठा, इस भाव से त्रिकोण में एक दूसरा शुभग्रह बैठा, इस भाव से ठीक 3 घर आगे स्वग्रही ग्रह, इस भाव से ठीक पीछे मंगल जैसा ग्रह, ठीक आगे सूर्य जैसा ग्रह, तो ये राहु को निश्चित रूप से कर्क का राहु खराब नहीं होता। इस वजह से सबसे अच्छी बात है कि कम से कम राहु जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति उससे त्रिकोण में बैठा है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध, राहु के सूत्र के बारे में मैंने बात बताई थी कि राहु जहां बैठे हैं जिस राशि में, इस भाव का अधिपति कम से कम केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो इस भाव से, या राहु जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति कोई शुभग्रह बनता हो। राहु जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में अगर शुभग्रह नहीं बन रहा तो कम से कम उसके द्वारा दृष्ट हो, मतलब मंगल ने देखा है। तो राहु के बारे में किसी भी तरीके से दशाओं में कमजोरी की कोई स्थिति नहीं बन रही है। आराम से आगे बढ़िए। इस दशा काल में कि अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई बात है तो मंगल का रत्न मूंगा आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर आपने धारण नहीं किया है तो भरोसे के साथ धारण कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जो बात मैंने बताई है इसमें सबसे अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को जब कभी देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ लगता है और मुझे ये चीज़ महसूस होता है कि मैं अंदर से कितना शांत हूँ और कितना गांभीर्य है। मैं ये बात अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर जो बेचैनी है समाज को पकड़ के रखने की, समाज में प्रसिद्ध होने की, यही आपके पिछड़ेपन का कारण है। निश्चित रूप से चाहे कोई भी साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, वैरागी हो, वो कभी भी तब अपने आप को गर्त में ले जाकर के डुबाया हुआ महसूस किया है जब जब उसने अपने आप को सिद्ध, श्रेष्ठ और बहुत ज़्यादा उच्च श्रृंखल बनाने का प्रयास किया है या उस तौर पे पेश करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से उसकी गति सबसे पहले अंदर की तरफ होती है, बाद में उसके उस गति की स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो सिर्फ सबको प्रकाश देने का काम कर देती है। गति अंदर की तरफ की आवश्यकता है, बाहर की नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।